यस। सर ये आपने क्या कहा था आखिरी में? ये जो टॉपिक नेक्स्ट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस सिलेबस में है ना ये अपने। यस सर। इंस्ट्रूमेंट में सर एज ए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट वाइज नहीं है। जो स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं बस वही है, जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया या यूवी विजिबल हो गया, आईआर हो गया, आईसीपी मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, पोटेंशियोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, ये सब कुछ। टॉपिक दिया हुआ है क्वांटिटेटिव टेक्निक कैलिब्रेशंस। यस। यस इसी में ही है। पोलरोग्राफी, व्हाट इज पोलरोग्राफी? पोलैरोग्राफी नहीं है सर सिलेबस में। सिलेबस में नहीं है, बेसिक है ओनली। ये सिलेबस में जैसे हेलो कैथोड लैम्प, व्हाट इज हेलो कैथोड लैम्प? हॉलो कैथोड लैम्प में क्या होता है सर? ये हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। इसमें क्या होगा कि एक कंस्टेंट एनोड होगा और एक कैथोड होगा। कैथोड उस मेटल का होगा जिसकी हमें स्पेसिफिक एमिशन चाहिए, वेवलेंथ की। और ये सारी जो, और एक इनर्ट गैस होती है लाइक आर्गन, ये सारा कुछ एक ग्लास वाइल में कंटेन्ड होता है। अब इसमें क्या होगा सर, जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, सो वो जो आर्गन गैस है वो आयनाइज होगी, और जो उसके आयंस हैं वो कुछ एक स्पेसिफिक एनर्जी से जो कैथोड को हिट करेंगे और उस मेटल्स के एटम्स को डिसलॉज करेंगे, कॉल्ड स्पटरिंग। अब जो स्पटर्ड एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में भी होंगे, तो वो एक एक नॉन वेवलेंथ ऑफ जो रेडिएशन होगा उसको एमिट करेंगे, और वही हमें चाहिए जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में। ये बेसिकली एक एमिटिंग सोर्स की तरह काम करता है। यस। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड ऑफ एनालिसिस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हाट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? Atomic absorption spectroscopy, sir, is a it principle wise it says that a atom of a particular element absorbs only a particular wavelength. यस। इस प्रिंसिपल पे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है सर, कि एक जो एलिमेंट का एक जो एटम है ग्राउंड स्टेट में, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही अब्जॉर्ब करता है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन एमिशन में सर हम जो अब्जॉर्ब्ड जो एक्साइटेड स्टेट एटम्स होते हैं उनका एमिशन स्टडी करते हैं सर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के? एडवांटेज ये है सर कि हम एक पर्टिकुलर एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं काफ़ी इजीली, क्योंकि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही अब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा।
जो लिमिटेशंस है सर ये आती हैं कि जो इसमें इंटरफेरेंसेस आती हैं, लाइक जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंटरफेरेंस में क्या होगा, लाइक मान लो कि सैंपल में आप एमिशन चेक कर रहे हो सोडियम का, और वो मान लो आ रहा है 285 नैनोमीटर पे, बट मैग्नीशियम ऑल्सो एमिट्स 285.43। तो जो हमने बैंड गैप सिलेक्ट कर रखा है उसमें जो सोडियम की पीक आएगी, मैग्नीशियम की भी आएगी। सो ये इंटरफेरेंसेस जैसा कि मतलब जो 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 एलिमेंट्स हैं जो आप बहुत जो वेवलेंथ जो अब्जॉर्ब कर रहे हैं या एमिट कर रहे हैं उसमें बहुत कम डिफरेंस है, हम उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, है ना। और सेकेंडली ये है कि सर इसमें जो अब हमने पहले एटमाइजेशन इसमें की है, सो एटमाइजेशन से क्या होगा, जो एटम्स बनेंगे, एक्साइटेड स्टेट फ्रेगमेंट्स बनेंगे, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। सो कई बार जो एक्साइटेड स्टेट में ही वो कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं जो एमिट नहीं कर पाते, रिफ्रैक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं उनको। सो वो फॉर्म होने के बाद वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। थर्डली ये है सर आयनाइजेशन इंटरफेरेंसेस, लाइक जो हमने एटमाइजेशन की है, सो एटमाइजेशन से एटम्स भी बनेंगे, आयंस भी बनेंगे। सो हमें या तो कैलिब्रेशन करनी होती, मान लो हमने कैल्शियम की डिटेक्शन करनी है, जब हमने एटमाइजेशन की तो ऑब्वियसली वो आयनाइज भी हुआ होगा उसका कुछ फ्रैक्शन। सो या तो हम उसको उस कैलिब्रेशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि कितना आयनाइज होगा वो हम पहले से कैलिब्रेट करके रखें स्टैंडर्ड सैंपल में। बट कई बार ये होता है सर कि मान लो हमारे सैंपल में मोर आयनाइजिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लाइक अल्कली मेटल्स हो गए, वो इजीली आयनाइज हो जाते हैं। सो कैलिब्रेशन हम जो जो हमारे पास है वो है कि कैल्शियम कितना आयनाइज हो रहा है अकेला। बट अगर सैंपल में हमारे पास अल्कली मेटल प्रेजेंट है, सो वो ऑब्वियसली ज्यादा आयनाइज हो रहा है, तो वो कैल्शियम की आयनाइजेशन को सप्रेस कर करता है वो। सो उससे जो हमारा कैलिब्रेशन है वो थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, सो उससे जो डिटेक्शन है वो उसमें इंटरफेरेंसेस आ गए। सो ये इसमें ये है कि सर मतलब काफी सेंसिटिव टेक्निक है टुवर्ड्स इंटरफेरेंसेस ऑल्सो। एक छोटी सी इंटरफेरेंस भी होगा, सो वो ड्रास्टिकली रिजल्ट्स में चेंज लाता है। Yes. What is the advantage of atomic emission spectroscopy? एडवांटेज ऑफ एमिशन सर, सर एडवांटेजेस बेसिकली इसका कोई ऐसे सेपरेट नहीं है कि मतलब एमिशन के ये एडवांटेज है, एब्जॉर्प्शन के ये होंगे। कुछ हैं जैसे नॉन मेटल कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय प्लाज्मा सोर्सेस, वेरी हाई कंसंट्रेशन रेंज फॉर प्लाज्मा जो जो सोर्सेस। डिटेक्शन लिमिट है सर वो काफी लो है इनकी, और जो 0.002 ppm तक भी डिटेक्शन हो सकती है। सेकंड ये है कि जैसा आपने कहा नॉन मेटल्स एंड मेटल्स होंगे वो दोनों डिटेक्ट हो सकते हैं विद हाई प्रिसीजन। मल्टी मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस भी हो सकता है, बट हमें उसके लिए जो हमारे जो कैथोड लैंप्स हैं वो मतलब काफी डिफरेंट यूज होंगे, मतलब एक एलिमेंट के लिए एक होगा यूज। सो वो इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि हमें एक मान लो कैल्शियम स्टडी करना है तो उसका एक पर्टिकुलर होलो कैथोड लैंप होगा। अब हमें सोडियम करना है अब डिटेक्ट, तो उसके लिए सोडियम का लैंप लेके आना होगा। सो जो हमारे सोर्स हैं वो हमारे बहुत मतलब हमें चेंज करने प- पड़ेंगे, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इज गुड। इसमें एक पार्ट है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईसीपी। ये यस सर, यस सर। व्हाट इज आईसीपी, एटॉमिक एक्सर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? व्हाट इज द रोल? सर ये जो आईसीपी है ये सैंपल को एटमाइज करने के लिए काम आता है, लाइक हमें जब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, एटॉमिक एमिशन हो गया, तो हमें ये एटम्स पे हो रहा है, सो हमें सैंपल को एटोमाइज करना ही होगा। तो हमें ये एटोमाइजेशन सोर्स है सर, हम फ्लेम भी कर सकते हैं यूज, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो ग्रेफाइट
फर्नेस है वो भी होता है यूज, ये आईसीपी है ये भी होता है यूज, ये एटोमाइजेशन के लिए होते हैं सर यूज। और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्साइटेशन में भी ये यूज होते हैं। लाइक हमने इसमें सैंपल डाला। अब ये नहीं कि सर मतलब हमने सैंपल, अब एक्साइटेशन और एमिशन के लिए कोई डिफरेंट प्रोसीजर होगा। डिपेंड ये कर रहा है कि हम मेजर क्या कर रहे हैं। हमने आईसीपी में हमारा सैंपल डाला, वो एटोमाइज हुआ तो उसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो आयनाइज भी होगा। अब हम अगर अटेन्यूएटेड सोर्स स्टडी कर रहे हैं तो वो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर हम उसमें से एमिशन स्टडी कर रहे हैं तो एटॉमिक एमिशन हो जाएगा। आईसीपी बस एक एटोमाइजेशन एंड आयनाइजेशन का सोर्स है। What is the application of ICP and AES? सर एटोमाइजेशन के लिए होता है सर, सर ये यूज इसका एक ही एप्लीकेशन है, ये एटोमाइजेशन में होगा यूज। जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है उसमें भी ये एटॉमिक फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए ही होता है यूज। मोटर ऑयल एनालिसिस में यूज किया जाता है। एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन सॉइल, डिटर्मिनेशन ऑफ यस मेटल्स सर। इन वाइन, एरेसिक इन फूड, ट्रेस एलिमेंट। यस सर। ये ये जो आई आईसीपी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है ये एटोमाइजेशन के लिए होता है यूज। जो आपने कहा कि एलिमेंटल एनालिसिस है, सॉइल एनालिसिस है, उसमें जो हम कर तो एलिमेंटल एनालिसिस। एनालिसिस ही रहे हैं ना। यस यस। सो वो आएगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या एमिशन में ही। ये सिर्फ एक प्राइमरी स्टेप है एटोमाइजेशन के लिए। What is the difference between ICP and atomic absorption spectroscopy? सर आईसीपी एज ए अलग से ऐसे स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है सर। आईसीपी ICP या तो आईसी, AES. Yes, अच्छा एटॉमिक ICP एमिशन AES. स्पेक्ट्रोस्कोपी। Yes. ओके। टोटल कंबाइंड एटॉमिक नेम है एमिशन या ICP AES. सर आईसीपी एईएस मीनिंग जो आईसीपी है वो हमने एटोमाइजेशन के लिए लिया और वो हम उसे स्टडी कर रहे हैं एमिशन का। सो आप कह रहे हो कि एमिशन और एब्जॉर्बेंस में क्या डिफरेंस हुआ? ICP AES एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है सर कि अब्जॉर्प्शन आईसीपी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अटेन्यूएटेड सोर्स स्टडी करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसमें हमने रेडिएशन डाली। सो इसमें कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगी, जो बची हुई रेडिएशन है वो हमने स्टडी की। उससे हमें ये मालूम हुआ कि इसने कौन कौन सी रेडिएशन अब्जॉर्ब की है, कितनी अब्जॉर्ब की। ये होगा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन में ये होगा कि हमने आईसीपी से इसको एटोमाइज किया। अब ये कुछ जो आयंस होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में भी होंगे। वो जब एमिट कर रहे हैं, हमने वो एमिशन स्टडी किया तो वो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगा। यस। फोटोमेट्रिक टाइट्रेशन। सिलेबस में नहीं दिया हुआ सर नहीं, ये। नहीं इसमें नहीं है। ये VGAAS एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। डू यू आइडिया अबाउट VG एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? V मींस सर विक्टर। ये ये पहले वाले सिलेबस में हो सकता है सर, हाँ। जो ये यस यस 2019 तक था। यस यस। हाँ। 2019 में सिलेबस हुआ था इसका चेंज।
पोटेंशियोमेट्री यस सर ये है। ना? व्हाट इज पोटेंशियोमेट्री? पोटेंशियोमेट्री सर यहाँ पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट स्टडी करने का जो स्केल होगा वहां पे हम यस। पोटेंशियल मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो दीज आर दोज टाइट्रेशन इन विच potential is measured through the course of titration, and measured potential is taken as a scale for inflection point. यस। हाँ, इसके एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के एडवांटेजेस ये हैं सर कि हमें कलर्ड जैसे कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना पड़ता इसमें। लाइक सिर्फ हम जो पोटेंशियल स्केल पे जो इन्फ्लेक्शन आएगा हम उसको देख के हमारा जो एंड पॉइंट है वो हम स्टडी कर सकते हैं। जो डिसएडवांटेज ये है सर कि जो डिसएडवांटेज ये हो सकता है सर कि जो हम जो दो रिडॉक्स पेयर एक दूसरे के अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं उनके जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सेकेंडली ये है सर कि अगर जो हमारा जो रिएक्शन है जो उसके जो फॉर्मेशन को कांस्टेंट होगा उस रिएक्शन का उस पर भी डिपेंड करता है हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो जितना ज़्यादा होगा मतलब कि जितना ज़्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लेक्शन आएगा। सो वो भी एक मतलब क्योंकि जो मेजरमेंट यहाँ पे हो रहे हैं वो एंड पॉइंट के आसपास की जो रीडिंग्स है उस पे हो रहे हैं। सो जो हमारा फॉर्मेशन कांस्टेंट है इन रिएक्शंस का वो भी काफ़ी हाई होना चाहिए फॉर सिग्निफिकेंट डिटेक्शन। कंडक्टोमेट्रिक मेथड, व्हाट इज कंडक्टोमेट्रिक मेथड? यू आइडिया? कंडक्टोमेट्रिक मेथड में सर हम कंडक्टेंस में मेजर करेंगे एज ए क्राइटेरिया फॉर द टाइट्रेशन। यस, गुड। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशंस। यस सर। यस। इसमें सर रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो एप्लीकेशंस हैं यस। ये बेसिकली जो सिंपल टाइट्रेशंस होती हैं जो मेटल्स की होंगी आयंस की होंगी उनमें होता है सर ये यूज। फॉर एग्जांपल हमें Fe2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो हमें मतलब सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें उसको टाइट्रेट करना है तो हमने उसको सीरियम 4 पॉजिटिव सॉल्यूशन से हमने उसको टाइट्रेट किया। यस। सो अब यहाँ पे एक रिडॉक्स सिस्टम बन गया कि जिसमें Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव आयंस है या फिर C4 पॉजिटिव C3 पॉजिटिव आयंस है। तो यस। ऑब्वियसली ये दिस कैन बी टेकन एज ए हाफ सेल और इसको अगर हम अनदर हाफ सेल लाइक कैलमल इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इनसे कनेक्ट करेंगे सो कंप्लीट सेल बन जाएगा। और सेल बनने के बाद हम जो इसकी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन में जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आएगा ऑब्वियसली पोटेंशियल होगा चेंज। सो उससे हम इसका एंड पॉइंट स्टडी कर सकते हैं बाय इन्फ्लेक्शन। यस, गुड। नेक्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशंस। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन? सर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस उनकी
कॉन्सेंट्रेशन का या कितना एसिड को कंटेंट किसी सैंपल में प्रेजेंट है, वो वाली चीज। ठीक है, बेसिक जो क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू टॉपिक यस सर। वो क्लियर हो गए हैं और सही आंसर दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा और मॉडिफाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा एनालिटिकल को आगे हम और देखेंगे यार। क्लियर। अब थोड़ा देखते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। यस। ऑलराइट सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी आज हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? UV visible spectroscopy is that in which we use ultraviolet radiations in the range of 200 to 400 nanometer and 400 to 800 nanometer, and we study the absorbance of conjugated systems inside our sample, or the interaction, or the basically the absorbance of UV visible radiations by our sample. यस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल? एप्लीकेशन में सर हम ये कर सकते हैं कि मेजरली जो ये आता है यूज की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं कंसंट्रेशन फाइंडिंग के लिए हो गया, या फिर जो नैनो साइंस में जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि डिफरेंट शेप्स के लिए, क्योंकि अब जो अब्जॉर्बेंस हो रही है वो जो सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे इंटरेक्शन हो रही है, तो इसलिए अब्जॉर्बेंस होती है। सो अब हमें जैसे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं सर, उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। अब जितनी शेप्स होंगी मतलब ये है कि जो रेडिएशन है उसके पास उतनी साइड्स हैं डिफरेंट उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। जितनी साइड्स होंगी उतनी ही फिर अब्जॉर्बेंस पीक्स आती हैं। लाइक अगर रॉड शेप के नैनो पार्टिकल्स हैं तो उसमें दो काइंड की पीक्स आएंगी अलग अलग वेवलेंथ पे। स्फेरिकल में सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे पीक आएगी। सो ये जो जो नैनो साइंस होती है उसमें भी इसका एप्लीकेशन हो गया। सेकेंडली ये है सर कि जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं, लाइक जो ट्रांजिशन होती है पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई पाई स्टार, जो जो हम ऑर्गेनिक में जो हम स्टडी करते हैं, उसकी भी क्वांटिटेटिव डिटेक्शन के लिए हम इनको यूज करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और सर मेजरली जो ये यूज होता है ये जो जो कैलिब्रेशन कर्व जो हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट ये जो जो डिफरेंट सैंपल्स बना के, स्टैंडर्ड सैंपल्स बना के, और फिर अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, ये उसके लिए होता है यूज सर। यस, गुड, गुड आंसर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? Wait, I studied that. I don't remember it right now, sir. टंगस्टन आयोडीन लैम्प। मैं लिख ही लेता हूँ सर इस बार। मैं यस, कल परसों देख तो रहा था इसके बारे में, बट विजिबल टंगस्टन आयोडीन लैम्प ऑल राइट सर। एंड अल्ट्रावायलेट ड्यूटेरियम हाइड्रोजन लैम्प। ऑल राइट सर। व्हाट इज द सिलेक्शन रूल ऑफ यूवी विजिबल सर स्पेक्ट्रोस्कोपी? जो इसमें सिलेक्शन रूल ये होता है सर, बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, और यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल ये होगा कि जो दो स्टेट्स ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हैं उनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो सेम होनी चाहिए, और
पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एल इज इक्वल्स टू ±1। यस, इसमें एक लॉ होता है, लैम्बर्ट बियर लॉ, यूवी यस विजिबल सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? सर जो लैम्बर्ट बियर लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड radiation, if we incident a monochromatic ray on our sample, then the intensity of transmitted beam decreases exponentially with concentration and length of absorbing medium। कहने का मतलब ये है सर कि जो जैसे जैसे concentration और जो absorbing medium की जो length है वो increase होगी, वैसे वैसे जो हमने रेडिएशन डाला है उसकी absorbance भी increase होगी। सो ये किस चीज के लिए मेजरली काम आता है आपका बियर्स लॉ? फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हमने अब जो आपने सुना होगा सर स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, किसी सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड करनी हो तो उस सैंपल का ही हम डिफरेंट डिफरेंट हमारी स्टैंडर्ड नोन कंसंट्रेशन के सैंपल्स बनाते हैं और उससे कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ करते हैं। नोन कॉन्सेंट्रेशंस की नॉन अब्जॉर्बेंसेस हमारे पास आती हैं, वो हम प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आती है। सो अब और जो हमारा अननोन सैंपल है उसकी अब्जॉर्बेंस हम ले लेते हैं। सो उस कर्व पे जो अब्जॉर्बेंस आ रही है वो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो हमारे पास अननोन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं बियर्स लॉ को। यस, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ? यही सर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस। एनी लिमिटेशन? लिमिटेशन ये है सर, इट इज कॉल्ड लिमिटिंग लॉ। मतलब ये बहुत लो कंसंट्रेशन सैंपल्स के लिए ही हो सकता है यूज। अगर वो कंसंट्रेशन हाई हुई, सो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जो अब्जॉर्बिंग मीडियम में जो आयंस हैं मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो आपस में डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशंस पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये वाले जो पार्ट्स हैं ये भी प्ले में आ जाते हैं। सो जो लिनियरिटी है अब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन में वो चेंज हो जाती है। और जो यही जो इसका बेस है लॉ का कि जो अब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ अब्जॉर्बिंग मीडियम। सो जो लिनियरिटी आती है ग्राफ में वो चेंज हो जाती है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्बर्ट बियर लॉ? लैम्बर्ट बियर्ड लॉ का फॉर्मूला ये होगा सर कि लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट, लॉग ऑफ ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी अपॉन में इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ई सी एल। यस, ई इज इक्वल्स टू मोलर अब्सॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट, सी इज concentration and L is equals to length of absorbing medium। और इसके आगे नेगेटिव साइन भी आएगा सर। यस, लिमिटेशन, एप्लीकेशंस। यस, गुड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होते हैं सर, आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। सो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी। जैसे यस, वाइब्रेशन लेवल्स भी होते हैं, रोटेशनल लेवल्स भी होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स भी होते हैं। सो उनके बीच में जो ट्रांजिशन होगा, दोज आर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। which will allow transition and which will forbidden? Can you explain? सर जो Allow. सिलेक्शन रूल है इसका कि जो
स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की वो सेम रहनी चाहिए। अगर yes, चेंज हुई तो वो ट्रांजिशन फॉरबिडन होगी। सेकंड ये है कि दो 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 जो स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशन हो रही है उनकी पैरिटी डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब जो एल की वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। yes, good. What is chromophore and auxochromes in UV visible spectrum? क्रोमोफोर्स आर द सब्सटेंसेस सर जिनमें conjugation होता है and those can absorb the UV visible radiation. Auxochromes होते हैं, they cannot absorb the radiation of UV visual on their own, but attached to chromophores, they influence the wavelength absorbed of the UV visible radiation. वो खुद absorb नहीं करेंगे, लेकिन जो chromophores के साथ अगर अटैच होंगे तो उनका जो lambda max होगा उसको इफेक्ट करते हैं लोग। Yes. Next is bathochromic shift. What is bathochromic shift? What is hypsochromic shift? Sir, bathochromic shift means the wavelength of absorption has increased. Hypsochromic means the wavelength has decreased, lambda max. What is hyperchromic shift? Hyperchromic and hypochromic sir intensity का होगा। Hyperchromic means intensity increase होना and hypochromic means decrease होना। Yes. What is the effect of polar solvent effect in? सॉल्वेंट सर काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट उस जो जो रीजन में हमारा एनालाइट अब्जॉर्ब कर रहा है, एक तो उस रीजन में अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। सेकंड ये है कि वो जो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमारा जो वाइब्रेशनल फाइन स्ट्रक्चर होता है, लाइक एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी होती हैं। सो हमारे पास एक बहुत लाइंड स्पेक्ट्रा आता है अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया या गैसीय स्टेट में हमने अब्जॉर्प्शन चेक करी। इसीलिए जो एटोमाइजेशन जैसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें हम एटोमाइज सैंपल लेते हैं, ता, ताकि एक इंडिविजुअल एटम जो है वो फ्रीली रोटेट करे, वाइब्रेट करे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो वो फ्री हो अपने और काउंटर पार्ट्स के साथ। सो इसीलिए ये होगा कि अगर हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, सो हमारे पास जो वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस होती हैं, वाइब्रेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक, वो उसमें एक इंडिविजुअल लाइंस शो होंगी। बट अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो एक एज ए एवरेज्ड आउट कर्व मिलता है हमको, जो एक फाइन स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता उसमें। थर्ड ये है सर कि जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, या कोई भी सॉल्वेंट लिया, वो जो हमारी जो एनर्जी डिफरेंस है स्टेट्स का उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। लाइक जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो जो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होंगी उसका जो डेल्टा ई है वो इंक्रीज हो जाता है, और अगर पाई से पाई स्टार होगा तो वो डिक्रीज हो जाता है पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर में नहीं होगा। सो जो सॉल्वेंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें। What is the role of hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर ये होगा कि जो हमारी जो स्टेट्स होती हैं वो स्टेबलाइज हो जाती हैं, जैसे कि एक्साइटेड स्टेट से, जैसे एन से पाई स्टार में जो सॉल्वेंट जो इंटरेक्ट करता है ग्राउंड स्टेट से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होगा। पाई से पाई स्टार में जो सॉल्वेंट इंटरेक्ट करता है वो पाई स्टार से करता है एक्साइटेड स्टेट से, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के थ्रू होगा, ये वो जो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होगा या डाइपोलर इंटरेक्शंस के थ्रू होगा। सो उससे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी और जो डेल्टा आई है वो डिक्रीज हो जाएगा। Yes, good. Good answer. Next is Woodward Fisher rule. What is Woodward Fisher rule and what is the role of सर Woodward ये Fisher? लेमडा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होता है। हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट से अलग अलग मोइटीज के अलग अलग जो एब्जॉर्बेंसीज हैं वो कैलकुलेट कर ली है। अब हमें जो कोई सैंपल हमारे पास आता है तो उसके लिए हमें फिर से एक्सपेरिमेंट करने ना भागना
पड़े, इसलिए हमने कुछ इम्पेरिकल वैल्यूज हमने पहले से निकाल के रखी हुई हैं। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या उतने डबल बॉन्ड्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल को देख के हम उसकी लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यस। एनी लिमिटेशन ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल? आवाज आ रही सर आपको? यस यस। क्या सर, लिमिटेशन यही होगा। लिमिटेशन सर एज सच एज मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दम। वुडवर्ड फिशर रूल में जी होमो एनुलर डाइंस मतलब हेट्रो एनुलर डाइंस, इनका रोल क्या है? व्हाट इज द रोल? सर रोल इन द सेंस मतलब ये मॉलिक्यूलर पार्ट्स हैं सर, मतलब जिनके लिए हमने ये जो एम्पिरिकल वैल्यू है वो निकाल के हमारे पास रखी हुई है। लाइक जो ये यही मॉलिक्यूल क्यों लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें यही काउंटर पार्ट्स होते हैं। मतलब ये एक बेस कंपाउंड्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा। सो हमने इनकी एम्पेरिकल वैल्यूज निकाल ली, और जो अगर कोई एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाता है तो हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते हैं। जो रेगुलरली बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हो मॉलिक्यूलर पार्ट्स हो गए, उनके लिए हमने पहले से निकाल के रख ली लैम्डा मैक्स की वैल्यू। सो ये रूल है। इसमें एक टॉपिक है कोप्लानरिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस, यूवी विजिबल, the type of absorption यस सर। band. How many types of absorption band in UV visible spectroscopy? Any conjugated system, any aromatic system? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है मुझे। Do you know about K band, R band, B band, E band? नो सर। You have to study. ठीक है, गुड। अपने अच्छे आंसर दिए आज। कल हम क्या करेंगे? का टॉपिक हमारा रहेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा कंप्लीट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ब्रीफली डिस्कस। यस। ऑलराइट सर। और रिटिन में करेंगे, ठीक है? आपके पास बोर्ड है ना? सर बट वहां पे रिटर्न का तो ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं, वैसे एक्सप्लेन कर लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैसे ही एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? ऑलराइट सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।